मैं एडवोकेट मलिक इरफान आपके साथ एक नई वीडियो में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी टैक्स रिटर्न किस तरीके से फाइल होती है, प्राइवेट के लिए क्या फाइलिंग होगी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए किस तरीके से फाइलिंग होगी। और इसमें अभी जो नए चेंजेस आए हैं उन चेंजेस में एरर जो आती हैं उनको किस तरीके से रिजॉल्व करना है। और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके अलाउंसेस और इनके टैक्स को किस तरीके से मैनेज करना है। और बाद में ये है कि इन टैक्सेस को आपने किस तरीके से विद होल्डिंग टैक्स जो है वो एडजस्ट करके आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को कंप्लीट करते हुए रिफंड के लिए भी एप्लीकेशन देनी है। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और स्पेसिफिकली इसमें अब जो बिग चेंजेस आए हैं वो ये आए हैं कि ये जो रिटर्न फॉर्म 2026 आपको नज़र आ रहा है, तो ये 2026 का जो रिटर्न फॉर्म है ये बिल्कुल तब्दील हो चुका है। अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी और आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। और अगर पहले आप रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर यह है कि आप मुश्किल को समझते हुए इसको फुलफ़िल कर लेंगे। तो बड़ा जो चेंज है इसमें वो है प्रोफाइल का। यहाँ पे अगर प्रोफाइल किसी की अनकम्प्लीट है तो आपको ये बिल्कुल पहले कंप्लीट करना होगी और उसके बाद ये प्रोफाइल आपको आगे फॉरवर्ड करने का मौका देगी। तो ये प्रोफाइल वाला चेंज है। इसमें आपने सारे जो क्रेडेंशियल हैं उनको आपने मेंशन करना है। आप जिस जिस पोर्शन से वाबस्ता हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो एम्प्लॉयर की डिटेल होनी चाहिए, और अगर आप बिजनेस पर्सन है तो उसके मुताबिक होगा। तो अभी जो आज हमने रिटर्न फाइल करनी है वो हमने करनी है सैलरीड पर्सन की। तो सैलरीड पर्सन की रिटर्न कैसे होगी वो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को बाकायदा तौर पे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप जाएंगे मालूमात सेक्शन पे। मालूमात सेक्शन पे आप जाके क्लिक करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इसमें यहाँ पे मेंशन होके आ रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने 2026 का डाटा निकालना है ताकि ये है कि आपको ये पता चल जाए कि हमारे बारे में FBR के पास क्या मालूमात मौजूद है। एडवोकेट 26 के हवाले से मालूमात हैं वो हमने एक्सट्रैक्ट करनी है कि हमारे बारे में FBR के पास कौन सी मालूमात मौजूद हैं। ये दोनों दो तरीक़ों से होता है। एक टैब वहाँ पे दिया हुआ है MIS का, वहाँ से भी होता है। वहाँ पे आप ईयर स्पेसिफिक सेलेक्ट करके आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और आप मालूमात के सेक्शन में भी जाके ये वाला आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये टैक्सेस डिडक्शन की डिटेल है, विद होल्ड जो हुए हैं टैक्स उनके बारे में ये डिटेल है। यहाँ से आप एक्सेल की फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और PDF की फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आपने एक्सेल की फाइल डाउनलोड की तो फिर उसके बाद आपने इसके फाइल के अंदर जाके चेक करना है कि बेसिकली ये वाला जो हमारी डिटेल्स हैं ये डिटेल्स हमें कहाँ से और किस तरीके से हमें एडजस्ट करने में मदद देगी। तो इसके लिए गूगल ड्राइव के ऊपर जाके मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। अगर किसी के पास उसका है माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट है जिसको एक्सेल बोलते हैं तो वो उसमें कर ले। अदरवाइज़ ये है कि गूगल के ज़रिए से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसको समझना और देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपकी कोई भी ऐसी मालूमात जो कि FBR के पास हो वो मिस हो गई तो फिर आप उसमें फिर बाद में ये है कि आपको मसाइल हो सकते हैं। क्योंकि आपके पास कम से कम मिनिमम उन चीज़ों को आपने स्पेसिफिकली लाजमी तौर पे एडजस्ट करना है, क्लियर करना है जो FBR के पास चीज़ें मौजूद हैं, और उनको आपने लाजमी देखना है कि हमारा डाटा FBR के पास क्या क्या है और हमें उसके अगेंस्ट किस तरीके से रिटर्न फॉर्म करना है। तो 2026 का जो डाटा है इसको हम अलग कर लेते हैं। इसमें 2026 की जितनी भी सैलरीज हैं उनकी डिटेल आ रही है। और यहाँ पे अंडर सेक्शन 149 जो है ये सैलरी का सेक्शन है, और बाकी ये डिफरेंट किस्म की पेमेंट्स वगैरह हुई हैं गुड्स की, तो वो भी इसमें विदहेल्ड किया गया है टैक्स, तो वो अलग से एक बनाया हुआ है। अब एम्प्लॉयर की जो डिटेल आ रही है सैलरी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो यहाँ पे मेंशन हो रही है, और इसके साथ ये है कि मेंशन इसका मंथ भी हो रहा है।
और आगे फिर गुड्स वगैरह, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बिल, आगे पेमेंट फॉर द गुड थ्रू कोरियर सर्विस। तो ये जितनी भी पेमेंट्स हैं ये आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इनको आपने एक्सट्रैक्ट करना है और फिर आपने वहाँ पे इसको मेक श्योर करना है कि क्या हमारी जो टैक्स रिटर्न है इसके मुताबिक है या नहीं। और अभी एफबीआर ने ये भी किया है कि ये वाले सारी चीज़ें जो है आपकी पहले टैब में मौजूद भी होती हैं, तो आप इस तरीके से भी वहाँ से भी देख सकते हैं कि क्या आया सारी चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। अब हम जाएंगे 2026 रिटर्न के ऊपर। 2026 रिटर्न को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का जिक्र आ रहा है, तो हमने अपडेट प्रोफाइल पे जाना है। अपडेट प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ से फिर ये हमारी प्रोफाइल अपडेट होगी और आगे फिर हम बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ एफबीआर ने अब ये चेंज कर दिया है कि अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, आप अपना इनकम सोर्स सही करके डिक्लेयर नहीं करते और रेलिवेंट मालूमात, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, अगर आप बिज़नेस पर्सन है तो आपको बिज़नेस की डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मेरा ये बिज़नेस है और इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये एड्रेसेस हैं और प्रोफाइल में होता है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी पर्सन को अपनी एम्प्लॉयर के बारे में इंफॉर्मेशन देना होगी कि ये मेरा एम्प्लॉयर, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और इस तरीके से मेरी ये टैक्स डिडक्शन होती है और ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि इस प्रोफाइल से सारा डाटा रिफ्लेक्ट होता है, तो इसलिए एफबीआर ने अभी इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया है कि इस प्रोफाइल को कंप्लीट किया जाए। तो प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए आपको तमाम इसमें चीज़ें देना होगी, क्योंकि ये सैलरीड पर्सन है प्लस इसका बिजनेस है, तो इसको बिजनेस प्लस सैलरी का जो है वो प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव में मैं अपना यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ताकि ये है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इसमें सामने आ सके। ऐड करते हैं यहाँ पे मैं अपना आईडी कार्ड, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। यहाँ पे इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव का टैब भी पूरा हो गया। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे मैं अपना ही दे देता हूँ। ये जैसे ही ऐड होगा तो ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा और डेट भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हैं। अब एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर जो है वो यहाँ पे डिटेल्स लिस्ट आएगी एम्प्लॉयर की, तो एम्प्लॉयर का इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आप दें या फिर ये 2020 मेंशन करनी है। तो मेरे केस में 25 है और अप्रैल है, यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा और फिर इसको मैं वेरीफाई कर दूंगा 9233, वेरीफाई हो गया। और मैं फिर दोबारा ट्राई करता हूँ 2026 के फॉर्म को ओपन करने की। अब क्या सूरत हाल है, प्रोफाइल में कुछ कमी रह गई है या एक्सेप्ट हो गई है, ऐड हो गई है, तो ये आपके सामने है, एक्सेप्ट हो चुकी है। जैसे ही आपका प्रोफाइल एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपके सामने जो इंटरफेस है वो इस तरीके से आ जाएगा कि आप अपने सामने जो है नया फॉर्म ओपन कर सकेंगे। अनटिल अनलेस, जब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होता, प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होता, ये वाला आपका 2026 का फॉर्म ओपन नहीं होने वाला। तो ये आप मेक श्योर कर लें। तो इसमें जैसे ही आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम फ्रॉम सैलरी है, प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम फॉरेन एसेट है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर है और नो इनकम। जैसे ही आप नो इनकम करेंगे तो बाकी ये सब ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे केस में, क्योंकि आज हमने इसके ऊपर डिस्कस करना है इनकम फ्रॉम सैलरी को, तो मेरे केस में इनकम फ्रॉम सैलरी है। मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी को सिलेक्ट कर लिया और इसमें आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, कैपिटल गेन मतलब दो भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो इस दफ़ा जो फॉर्म है वो इस टाइप का आया है कि आप एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। और नो इनकम का फॉर्म नहीं था पहले, ये नो इनकम का भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे हैव यू स्टेड मोर देन 183 डेज इन पाकिस्तान, मतलब इसका बड़ा क्लियर मतलब है एज पर लॉ जो 183 डेज से
गुजारेगा पाकिस्तान से बाहर तो वो होगा नॉन रेजिडेंस, तो आपने उस केस में यस करना है। तो यहाँ पे मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी कर दिया, यहाँ पे मैंने नो किया क्योंकि वो केस नहीं है। तो अभी फिर ये है कि मैं यहाँ पे करूँगा स्टार्ट फाइलिंग, स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग। जैसे मैंने स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग की तो मेरे पास अभी डाटा आ गया है। पहले हमने क्या किया था, हमने किया था उसको एम्प्लॉयर को ऐड प्रोफाइल में ऐड, उसको ऐड करने के बाद हम यहाँ पे आ गए। अब सैलरी के फॉर्म को लिंक करके सैलरी के फॉर्म को हमने ओपन किया और यहाँ पे हमारा अब ये इनकम फ्रॉम सैलरी का फॉर्म ओपन हो चुका है। और अगर लेट्स सपोज ये है कि अभी हमें कोई और इनकम का सोर्स भी ऐड करना है तो यहाँ से वो भी हम कर सकते हैं। तो वो दो तरह का फिर फॉर्म जो है उस हिसाब से ओपन हो जाएगा। तो मेरे केस में ये है कि इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी ही मैं इनको करूँगा डिक्लेयर। तो एम्प्लॉयर डिटेल यहाँ पे आ रही है। मजीद अगर आपके कोई एम्प्लॉइज़ वगैरह आप किसी और जगह पे जॉब करते हैं, दो जॉब्स करते हैं, तो वो यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर की डिटेल देंगे और जैसे ही वो डिटेल देंगे वो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगी। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है इसको सैलरी, टोटल सैलरी कितनी है। तो पहले हम वो करेंगे, टोटल सैलरी हम जो सालाना है वो ऐड कर देंगे। उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये इस तरीके से जो कॉलम है आपका आ जाएगा। अगर कोई एग्जाम्शन है तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। एग्जाम्शन के कॉलम में अलाउंसेस वगैरह हैं तो वो अलाउंसेस वगैरह जो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, लाइक 60,000 अलाउंसेस हैं ये ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने कोई अलाउंसेस वगैरह लिए हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड करने हैं और साथ साथ आपने सेव और कैलकुलेट करते जाना है। पेंशन वगैरह है तो वो भी यहाँ पे आप ऐड करेंगे। सेक्शन 12(2)(f) के तहत एक्सपेंडिचर रिबर्समेंट है। अगर फ़र्ज़ किया कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई एक्सपेंडिचर किए थे जो कि बाद में आपको ये रिकवर हो गए थे और वो फिर यहाँ पे आपने लिखने हैं, तो यहाँ पे आप वो लिखेंगे तो वो भी साथ इसके एडजस्ट हो जाएंगे और साथ साथ आप कैलकुलेट करते जाएंगे। आगे आ जाता है वैल्यू वैल्यू ऑफ, आगे आ जाएगा इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, वो अगर है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। प्रॉफिट इन लियो ऑफ एडिशन टू पे वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पे वेजेस और अदर रेम्यूनरेशंस इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी। तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये बेसिकली सेक्शन 12 इनकम फ्रॉम सैलरी में के तहत है और इसमें ये बताया गया है कि जो ये सेक्शन वाज़ह करता है कि मुलाजमत से हासिल होने वाली तमाम नकद और गैर नकद मराद, कैश एंड नॉन कैश जो बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी क्या किया था, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर ऑफ द सैलरी। ये इसका जो कोड है वो 1009 है और इसमें सेक्शन जो जिसके तहत होती है वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 12(1) के तहत। तो इस कॉलम में मुलाजिम की एक साल के दौरान हासिल होने वाली बुनियादी तनख्वाह जिसमें बेसिक सैलरी, पे, वेजेस, दीगर रेम्यूनरेशंस और अगर पिछले सालों के बकाया तनख्वाह एरियर्स वगैरह जो है इस साल वसूल हुई हो तो वो भी शामिल की जाती है।
ये मुलाजमत से हासिल होने वाली बुनियादी काबिल टैक्स आमदनी होती है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अदरवाइज़ कि ये एग्जाम्शन ना हो, जो एग्जाम्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा और बाकी जो है उसकी जितनी भी सैलरी है वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैलकुलेट का ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे डाटा सिंक होके आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम में है अलाउंसेस। अलाउंसेस बेसिकली क्या होते हैं? अलाउंसेस यहाँ पे कोड है 1049 इसके तहत होते हैं और सेक्शन इसमें इस्तेमाल होता है सेक्शन 12(2). तो सेक्शन 12(2) क्या कहता है? इसमें यह है कि इस कॉलम में वो तमाम अलाउंसेस दर्ज किए जाते हैं जो मुलाजिम को बुनियादी तनख्वाह के अलावा मिलते हैं, मसलन हाउस रेंट, ठीक है। इसके अलावा अलाउंसेस जो यूटिलिटी अलाउंसेस है, मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है और अलाउंस जो स्पेशल अलाउंस है, एडहाक है, रिलीफ वगैरह। अगर कोई अलाउंस कानून के तहत मुस्तस्ना एग्जेम्प्टेड ना हो तो वो काबिल टैक्स होगा। तो एग्जेम्प्टेड ना हो वो जितने भी अलाउंसेस हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो ये सेक्शन है 12(2), इसके तहत ये होता है। आगे फिर आ जाता है पेंशन एनुटी अंडर सेक्शन 12(2)(f), ये यहाँ पे। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आएंगी अंडर 12(2)(f) सेक्शन के तहत। और इसमें क्या है? अगर किसी शख्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन या एनुटी वसूल हो रही हो और वो कानून के मुताबिक टैक्सेबल है तो इसके तहत रकम यहाँ दर्ज होगी इस कॉलम में। और इसमें सरकारी पेंशन की टैक्स की जो हैसियत है अलग हो सकती है, जबकि बाज़ निजी पेंशन या एनुटी काबिल टैक्स होती हैं। तो वो काबिल टैक्स होगी तो वो यहाँ पे आएगी, एग्जेम्प्टेड होगी तो वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड लिखी जाएगी ये पेंशन के कॉलम में। आगे आ जाता है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर जो है इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है? एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट सेक्शन है, कोड है 1059 और सेक्शन 12(2)(d) के तहत इसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है। अगर मुलाजिम ने अपनी जेब से कोई खर्च किया हो और बाद में एम्प्लॉयर ने वो खर्च वापस अदा कर दिया हो तो इसके रकम यहाँ दर्ज की जाती है। अगर ये अदायगी सिर्फ असल अखराजात की वापसी है तो बाज़ हालात में काबिल टैक्स नहीं होती, लेकिन ज़ाती फ़ायदे के अखराजात जो हैं, बेनिफिट्स वगैरह, उनके ऊपर वो टैक्स लगता है। तो ये वाली जो है एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट, अगर साल के दौरान कोई ख़र्चा इस तरह का किया जिसमें यह है कि कोई वापस नहीं हुआ और जो ज़ाती खर्च है वो भी आपको मिल गया है लेकिन इसके ऊपर टैक्स ज़रूर लगता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ लाजमी है। अलाउंसेस वगैरह जो है वो भी हम लिख लेते हैं। ये अलाउंसेस हो गए। अब इसको हम कर देंगे आगे नेक्स्ट के ऊपर ले जाएंगे। तो नेक्स्ट में आ रहा है वैल्यू ऑफ प्रीजिकेट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट। कोड है 1059 और सेक्शन इसमें अप्लाई होता है 13। और इसमें क्या है? इससे मुराद ये है कि वो गैर नकद फ़वाद, ठीक है, जो एम्प्लॉयर मुलाजिम को फ्राहम करता है, जैसे कंपनी की गाड़ी, यूटिलिटी, मुफ्त रिहाइश, बिल, डोमेस्टिक या सर्वेंट ड्राइवर्स वगैरह दीगर सहूलियात, इस गवर्नमेंट को मिलने वाले सर्वेंट ट्रांसपोर्ट वाली मोनेटाइजेशन भी अलाउंस शामिल किए जाते हैं इसमें। तो इनकी बेनिफिट्स जो है वो कानून में क्या है कि वो टैक्सेबल वैल्यू के मुताबिक निकाली जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें इसमें होंगी वो भी साथ इसमें ऐड की जाएंगी। साथ साथ ये कैलकुलेट का ऑप्शन आ रहा है, कैलकुलेट करते जाएं। अब लास्ट में आ गया है प्रॉफिट इन लियो ऑफ और इन एडिशन टू पे वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स। सेक्शन है 12(2)(e). तो ये क्या कहता है? इस कॉलम में वो इजाफी रकूम दर्ज की होती हैं जो आम तनख्वाह के अलावा मुलाजिम को मिले, मसलन बोनसेस वगैरह अगर हैं तो वो भी मिलेंगे। और तो यहाँ पे लिखेंगे परफॉर्मेंस बोनसेस
एक्स ग्रेजुटी, गोल्डन हैंडशेक लीव्स और इनकैशमेंट काबिल टैक्स हो तो एम्प्लॉई टर्मिनेशन बेनिफिट्स, कंपनसेशन, किसी भी किस्म के इजाफी अदायगी जो मुलाजमत के नतीजे में हासिल हो वो यहाँ पे लिखी जाती है। कोई भी जो मुलाजमत के नतीजे में, जैसे अभी मुलाजम जबरी रिटायर किया जाता है तो जबरी रिटायर में जो गोल्डन हैंडशेक वगैरह है तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस कॉलम में ऐड की जाती हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पे ऐड होके कैलकुलेट हो जाएगा। तो ऊपर से आप साथ साथ इसको सेव भी करते जाएंगे। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेशन खुद से स्टार्ट कर देगा और कैलकुलेशन के करने के बाद फिर इसमें आ जाएगा ये वाला टैब, ये आपको नज़र आ रहा है टैक्स डिडक्शन। अब टैक्स डिडक्शन में क्या क्या आ रहा है, ये एडजस्टेबल टैक्स वगैरह आ रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद आ रहा है सैलरी एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 149, डायरेक्टरशिप फ़ी अंडर सेक्शन 1493, एडवांस टैक्स ऑन दी विड्रॉल ऑफ बैलेंस अंडर पेंशन फंड अंडर सेक्शन 23A ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द सेकंड स्केड्यूल, ये हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर ये नीचे वाले भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जो कैलकुलेशन पीछे करके आए हैं उसकी ये एडजस्टमेंट वगैरह खुद से इन्होंने ऐड की है, ठीक है। यहाँ पे जो भी टैक्स डिडक्ट होगा आप वो इसमें मेंशन कर देंगे तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। जो एडवांस टैक्स विद हेल्ड किया गया आपसे वो यहाँ पे आप मेंशन करके कैलकुलेट कर देंगे तो ये एडजस्टमेंट में आ जाएगा। इसके बाद फिर फर्दर आता है डायरेक्टरशिप फ़ी अंडर सेक्शन 149। अब प्राइवेट कंपनीज वगैरह में डायरेक्टरशिप होती है या कोई डायरेक्टरशिप है तो उसके तहत इसमें जो सेक्शन है 149 सेक्शन 3 उसमें क्या कहता है, अगर किसी शख्स ने कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से डायरेक्टर फ़ी वसूल की हो तो इस पर कटा हुआ टैक्स यहाँ दर्ज किया जाता है। मतलब यहाँ पे उसने टोटल जितनी भी फीस वसूल की लाइक 1 लाख और उसमें उसका जितना भी टैक्स कटा है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये स्पेसिफिकली प्राइवेट कंपनी में ज़्यादातर होता है तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी एज ए डायरेक्टरशिप फीस वगैरह उनको मिलती है तो वो भी यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है एडवांस टैक्स ऑन विड्रॉल ऑफ बैलेंस अंडर पेंशन फंड अंडर सेक्शन 23A ऑफ द पार्ट 1 सेकंड स्केड्यूल। तो ये क्या है, ये बेसिकली है मंजूर शुदा पेंशन फंड से रकम निकालने पर अगर एडवांस टैक्स कटा हो तो वो यहाँ ज़ाहिर किया जाता है और बाद में टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो ये वो वाला टैक्स है। तो इसके बाद आगे आ जाता है फाइनल टैक्स। अब फाइनल टैक्स में आ रहा है ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ड्राइवर सैलरी अंडर UC 27 पार्ट 2 सेकंड स्केड्यूल, ठीक है। इसमें जो आ रहा है ये सारा आ रहा है कि सरकारी मुलाजमीन को जैसे सरकारी गाड़ी की बजाय मिलने वाली जो ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन अलाउंस होता है ड्राइवर की तनख्वाह मिना करने के बाद मखसूस शराइत के तहत फाइनल टैक्स रजीम में आता है और इस पर मज़ीद टैक्स एडजस्टमेंट नहीं मिलती, ठीक है। इस पर जो भी ये होगा मज़ीद टैक्स एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी तो वो यहाँ पे आप लिख देंगे तो वो सेकंड स्केड्यूल के तहत वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसमें मज़ीद एडजस्टमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आगे फिर नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट अंडर सेक्शन 12(6) चार्जेबल टू टैक्स एट एवरेज रेट। अब ये इसका क्या मतलब है, ये नए टैब्स हैं। इसमें अब उन्होंने पहले ये किया था कि इकट्ठा दिया हुआ था, अब अलग अलग कर दिया है। तो साथ इन्होंने देखें एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। अब एट्रीब्यूट्स में आप लिखेंगे, ये देखें एवरेज टैक्स रेट ऑफ फॉर द एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 12(6). मतलब जैसे गोल्डन हैंडशेक दी जाती है तो गोल्डन हैंडशेक वालों को कुछ पैसे मिलते हैं ज़्यादा, तो उसको यहाँ पे आप डिटेल में लिखेंगे कि ये वाली चीज़ जो है नौकरी ख़त्म होने के बाद रिटायरमेंट और गोल्डन हैंडशेक मिलने वाली जो रकम बाज़ सूरतों में एवरेज टैक्स रेट से टैक्स होती है ताकि एक साल में ज़्यादा रकम मिलने की वजह से इजाफी टैक्स ना लगे, तो वो यहाँ पे मेंशन की जाती है। तो वो एक ख़ास सूरत में होती है।
तो इसके बाद आता है सैलरी एरियर अंडर सेक्शन 12(7) चार्जेबल टू टैक्स ऑन द रेलिवेंट रेट। ये भी स्पेशल है, तो इसमें भी एट्रीब्यूट साथ दिया हुआ है, इसमें भी साथ आप डिटेल देंगे। और ये होता क्या है, ये गुज़िश्ता सालों के जो बकाया जात एरियर्स तनख्वाहें वगैरह होती हैं, मौजूदा साल में मिलने पर इस पर रेलिवेंट टैक्स रेट के मुताबिक टैक्स लगाया जाता है, ना कि मौजूदा साल की बुलंद तरीन जो स्लैब्स होती हैं वो लगाया जाता है, वो जो प्रीवियस साल्स होते हैं उनके मुताबिक टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ तक आपका ये पोर्शन क्लियर हो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अलाउंसेस, डिडक्शन एंड क्रेडिट्स। ये क्या होता है? अलाउंसेस, डिडक्शंस एंड क्रेडिट्स। जो डिडक्टेबल अलाउंस है, लाइक जो आता है इसमें 60D एंड रेलिवेंट प्रोविज़न के तहत, सेक्शन 60D है उसके तहत ये आता है। तो उसमें ये अलाउंसेस वगैरह क्या हैं, जो कि यहाँ पे ये वो काबिल इजाज़त अलाउंसेस हैं जिन को कानून के मुताबिक टैक्सेबल आमदनी से मिन्हा किया जाता है, ठीक है, इन पे टैक्स नहीं लगता। और मसलन जैसे वर्कर हो गया, वर्क वेलफेयर ये जैसे पड़े हैं, एजुकेशन एक्सपेंसेस वगैरह हैं, और ज़कात वगैरह, तो ये यहाँ पे ऐड करके आप इसमें अलाउंसेस में टैक्सेस से बचत ले सकते हैं, ठीक है। इनको ऐड करेंगे, जैसे ये ऐड करेंगे साथ साथ इनको आप डिटेल देते जाएंगे, और ये एक उसके तहत कैलकुलेशन के तहत ये खुद से उसमें एवेल्यूएशन करके ऐड कर देंगे। लाइक इसमें हम 40,000 लिखते हैं, और वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो भी लिख देते हैं, एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं वो हम लिख देते हैं। तो आपके सामने जब कैलकुलेशन होगी तो ये खुद ही यहाँ पे बताएगा, प्लीज़ इंटर द एप्लीकेबल टैक्स रेट यूजिंग एट्रीब्यूट्स प्रोवाइडिंग अगेंस्ट एजुकेशन एक्सपेंसेस अंडर द, तो ये उसने खुद ही यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। फिर मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं वो अलाउ करेगा, उससे अलावा अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ से इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे फिर आ जाता है एट्रीब्यूट्स, अगर आपने कोई ऐड करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो है वो ऐड करेंगे तो तब ये होगा। ये जो रेड क्रॉस है अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो है वो उसके मुताबिक ये स्पेशल टैक्स जो 60D के तहत रिलीफ दिया जाएगा तो वो होगा। तो अब की जो टैक्स रिटर्न है उसमें काफ़ी सारे टैब्स अलग से दे दी गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और जिसकी वजह से सही करके टैक्स रिटर्न एक्सप्लेन हो सकती है। अदरवाइज़ जो पहले फॉर्म थे उसमें एक्सप्लेन नहीं हो सकती। अब यहाँ पे नीचे आ जाता है टैक्स रिडक्शंस। अब टैक्स रिडक्शन की बात करें तो ये वो रियायत है जिसके तहत मखसूस अफराद जब मखसूस आमदनी पर कानून के मुताबिक टैक्स रकम कम की जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे लोगों को ये यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, टैक्स रिडक्शन ऑन दी टैक्स चार्ज और बहबूद सर्टिफिकेट। ये बहबूद सर्टिफिकेट ज़्यादा मशहूर है, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से इसको करना है। अब ये यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे जितनी भी वो रिडक्शन वगैरह और ये डिटेल्स हैं यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे, और इसका फिर ये है कि बाद में ये जो भी इनकम है उसके मुताबिक फिर इसकी डिडक्शन ली जा सकती है। ये सिलेक्शन एट्रीब्यूट्स जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एलिजिबल फॉर द टैक्स रिडक्शन अंडर सेक्शन 19 पार्ट 3 ऑफ द सेकंड स्केड्यूल 2001 फॉर द स्टार्ट ऑफ बिजनेस 100 ओन वुमेन सोल प्रोप्राइटर ऑल फैमिलीज मेंबर्स पार्टनर्स इन AOP under shareholder 100% shareholder women companies and qualifies as startup under section 62A। तो ये ख़ास जो है प्रोविज़न के तहत वुमेंस को जो रिलीफ दिया जाता है उसमें ये आप कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स ऐड करके। आगे आ जाता है टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट क्या होता है? टैक्स क्रेडिट बेसिकली होता है कि ये वो टैक्स है क्रेडिट हैं जिनके ज़रिए कानून के मुताबिक काबिल टैक्स शख्स अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकता है, ठीक है। ये टैक्स उसको रिलीफ देता है, टैक्स क्रेडिट्स को यूटिलाइज़ करके वो टैक्स जो है अपना यहाँ से बचा सकता है। तो इसमें यह है कि जो इन्वेस्टमेंट या दीगर कानूनी टैक्स क्रेडिट हैं ये आमदनी नहीं बल्कि टैक्स की रकम को कम करते हैं। तो टैक्स क्रेडिट जैसे चैरिटी वगैरह कोई देता है तो वो ये क्रेडिट्स लेके
इसमें कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो चैरिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो SCCP में रजिस्टर हों तो तब होगी, ऐसी तो आम सी जो हैं उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है। टैक्स क्रेडिट फॉर द टैक्स पेड ऑन द शेयर इनकम फ्रॉम द AOP, अगर किसी को AOP में कोई शेयर है उसमें वो उसने क्रेडिट कर दिया तो वो यहाँ से कर सकता है। टैक्स क्रेडिट फॉर द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 100। ठीक है। अब 61 अलग कर दिया है, इसे 101C अलग कर दिया गया है। तो ये वाली सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये ज़्यादा डिटेल में लेक्चर हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये आपके रेलिवेंट चंद लोगों के है, सबके नहीं है रेलिवेंट। अब यहाँ पे आ जाते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर, विद होल्डिंग टैक्स जो है। ठीक है। अब विद होल्डिंग टैक्स का जो एडजस्टेबल टैक्स का सेक्शन है, इसमें ये टैब एक लगा हुआ है, तो ये जिस जिस सेक्शन के तहत आपकी मज़ीद बनती होगी एडजस्टमेंट, जैसे आपने इम्पोर्ट किया होगा, पहले ये होता था कि चीज़ें बड़ी लिमिटेड थी। अब मज़ीद जो टैब्स खुल के आपकी कहीं से कोई भी एडजस्टमेंट हो सकती है, या कोई इनकम सोर्स है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो फार्म मेरे मुताबिक ये थोड़ा सा ये है कम्प्लेक्स सा, लेकिन काफ़ी इन डिटेल है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो नई ऐड करके इन्होंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। इसमें ये अभी जैसे आ रहा है, यू मे एडिट डिलीट अमाउंट अपीयरिंग अगेंस्ट दी सेक्शन थ्रू रेलिवेंट, मतलब यहाँ पे आप नहीं कर सकते, जो रेलिवेंट सेक्शन है उसके तहत, जैसे मैंने पीछे सेक्शन एक्सप्लेन किए थे वहाँ पे ये कर सकते हैं आप। तो इंटरनेट बिल्स वगैरह हैं, यहाँ पे कोई अगर मिसिंग है तो वो ऐड ऑन करेंगे, और यहाँ पे कंज्यूमर रेफरेंस नंबर देना होगा, ये बड़ा ज़रूरी हो गया। अब पहले ये होता था कि आप इंटरनेट बिल जस्ट लिख देते थे, वो एक्सेप्ट कर लेते थे, जब ऑडिट आता था तब वो सामने जो भी आप रख देते थे। बट अब ये ऐसा नहीं है, आप कंज्यूमर जो रेफरेंस नंबर है वो आपको रेलिवेंट देना पड़ेगा, यहाँ पे डिटेल्स देनी पड़ेगी, तब जाके ये इसको एक्सेप्ट करेगा अगर आप ऐड करते हैं। जो उसके रेलिवेंट थे उसने खुद ही उठा लिए थे, यहाँ पे उसने ऐड किए हुए हैं, और जो नहीं है वो अगर आप एक्स्ट्रा है, लाइक कोई बंदा अगर किसी रेंट पे रह रहा है, वो नाम किसी और के यूटिलिटी बिल है, तो वो यहाँ पे लिख सकता है कि ये मैं क्योंकि रेंट पे रह रहा हूँ तो इसलिए ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकता है। ठीक है। बट वो उसको बाद में फिर प्रूफ देना पड़ेगा अगर FBR पूछेगा तो। अब यहाँ पे फिर सेक्शन एक है फाइनल टैक्स में। फाइनल टैक्स में ये डिविडेंड है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके इरिलेवेंट है, इसको आप मज़ीद नहीं इसका एक्सप्लेन करते क्योंकि ये फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो मिनिमम टैक्स का जो सेक्शन है, यहाँ पे मिनिमम टैक्स के जो ये सारे दिए हुए हैं, इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये सैलरी के रेलिवेंट नहीं है। एडजस्टेबल टैब में क्योंकि सैलरी के रेलिवेंट और बाकी चीज़ों के रेलिवेंट वो सबको यहाँ पे रखा गया है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कंप्यूटेशन पे। ठीक है। अब कंप्यूटेशन में पोजीशन जो है वो आपकी ये सामने आपके क्लियर आ गई है। ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो भी आ गई है, डिडक्टेबल अलाउंसेस जो है वो भी सामने आ गए हैं, टैक्स इनकम फ्रॉम जो टैक्सेबल इनकम जो है वो भी सामने आ गई है, और जो नॉर्मल टैक्स बन रहा है वो भी सामने आ गया है। तो ये सारी चीज़ें बन रही हैं, और टर्न ओवर टैक्स अंडर सेक्शन 113। ठीक है। इसमें ये यहाँ पे टैब भी है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे टर्न ओवर टैक्सेबल जो है यहाँ पे आप ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं इसको मज़ीद डिटेल में। इसमें ये क्योंकि रेलिवेंट थोड़ा बिज़नेस के भी है तो इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, आपने सिर्फ सैलरी तक रहना है। तो यहाँ से आपकी जो टैक्स हैं ये नॉर्मल टैक्स है, और ये टैक्सेबल इनकम है, और डिडक्टेबल जो अलाउंस है वो भी आ गया, और यहाँ पे आ गया फिक्स्ड एंड फाइनल टैक्स और टैक्स चार्जेबल, ये सारा आके, और जो विद हेल्ड किया गया था टैक्स आपसे वो यहाँ ये करके एडजस्ट करके, तो फाइनल टैक्स जो आपके ज़िम्मे बनता है ना वो 14,235 बनता है जिस क्लाइंट की मैं कर रहा हूँ। तो इसको यहाँ से प्रीपेड PSID करेंगे। ठीक है। पहले वो कह रहा है सेव करें, सेव करेंगे, और फिर यहाँ पे प्रीपेयर फॉर दी PSID। ठीक है। यहाँ पे ये करेंगे तो ये आपको पेमेंट की तरफ ले जाएगा। यहाँ पे एडमिटेड टैक्स और ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे, और यहाँ से कर देंगे आप नेक्स्ट। ये हमारा इनकम का जो पोर्शन था सैलरी में वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें देखेंगे जो वेल्थ स्टेटमेंट है। तो वेल्थ स्टेटमेंट में जो मेन चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। तो एसेट्स जो है ये जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो नॉन बिजनेस के हैं, तो वो यहाँ पे डिटेल से आपको ऐड प्रॉपर्टी करना होगी। ऐड प्रॉपर्टी जैसे ही आप करेंगे तो ये अब प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन आ गई,
यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप आ गई, ये सारी अलग अलग टैब्स में ये आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। वेरीफाई करेगा सिस्टम और फिर ये ऐड करेगा, और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन आ गई, टोटल लैंड आ गई, लैंड एरिया आ गया, ये सारा कुछ आप लिखेंगे, फिर सेव करेंगे यहाँ से, तो फिर ये होगा, और यहाँ से फिर आप इसको उसकी वैल्यू के साथ लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लिख सकते। पहले क्या होता था, पहले हम जो भी डालते थे वो लिख देते थे और ये एक्सेप्ट कर लेता था, बट अब की बार ऐसा नहीं है, ये डिटेल मांग रहा है, और साथ आप इवन अटैचमेंट भी कर सकते हैं। अब मूवेबल एसेट्स की तरफ आ जाएं तो वो भी हम ऐसे ही लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने कर दिया। हाउस होल्ड इफेक्ट्स जो है पहले वो दिया हुआ है, एनी अदर एसेट है, इक्विपमेंट है, एनिमल्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, प्रीशियस पोजेशन जो है वो हैं, तो ये सारी यहाँ पे ऐड करते जाएंगे तो ये आ जाएगा। ये अलग से टैब दिया गया है। पेएबल, बोरोइंग, लोन, क्रेडिट्स हैं, तो ये भी यहाँ पे आप दे के लिख सकते हैं। ये प्रीवियस टैब की तरह है, प्रीवियस टैब बिल्कुल इसी तरह से थे, ये अभी जो है ये चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हाउस होल्ड इफेक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं। ये वाला जो टैब है पेएबल, बोरोइंग, लोन, क्रेडिट्स जो हैं ये सेम एज इट इज़ है जैसे पहले था, डिटेल्स यहाँ पे लिखते थे और ऐड कर देते थे, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट पे है रिकनसाइल ऑफ नेट एसेट्स। अब जो नेट एसेट हैं वो प्रीवियस ईयर के यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। इनफ्लो क्या है, ये जो इनकम डिक्लेयर्ड है ये खुद ब खुद इसने आगे आपको ऐड करके दे दी है। यहाँ पे पहले कॉपी पेस्ट करके लिखा जाता था, बट यहाँ पे उसने खुद ब खुद इसको दे दिया है, तो ये यहाँ पे आ चुकी है। इसके अलावा कोई इनकम है, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्टेड फॉर द टैक्स, अगर कोई टैक्स से एग्जेम्प्टेड है तो वो यहाँ पे आप इनकम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग से उसने दिया है। इनकम एट्रीब्यूट्स टू रिसीव्ड ETC declared as per return for the subject to final tax regime। जो फाइनल टैक्स regime की कोई इनकम है तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इनफ्लो, अब एडजस्टमेंट करनी है आपने तो इनफ्लो में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे के इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉरेन रेमिटेंसेस कोई आई है तो उनकी यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। सेंडर नेम है, रिलेशनशिप दी सेंडर है, कंट्री जो है वो भी यहाँ पे डिटेल सारी आ रही है। तो ये फॉरेन रेमिटेंसेस वगैरह की है। अगर कोई गिफ्ट हुआ है तो ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट दोनों की एक तकरीबन ऑलमोस्ट एक जैसी होती है सबकी, बट ये है कि ये सारी डिटेल्स। एक्सपेंसेस जो है पर्सनल एक्सपेंसेस, अब पर्सनल एक्सपेंसेस में ये सारे उन्होंने अलग से कर दिए हैं, अलग अलग से आप डालेंगे यहाँ पे। जैसे लाइक मैं अब एक करता हूँ मीटर के हवाले से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा तो ये आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के ये वाले टैब खुल गए हैं, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अनरिकनसाइल अमाउंट वो जो हमारी, क्योंकि जो इनकम हमने वहाँ पे सैलरी से ली थी तो ये वो वाली है, तो वो अनरिकनसाइल अमाउंट आ रही है, वो यहाँ पे आप एडजस्ट करेंगे। जो एसेट लिए हैं, जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे जो है आप लिखेंगे, या कोई लाइबिलिटीज़ वगैरह आपके एंड पे हैं तो ये एडजस्ट होके ज़ीरो जब हो जाएगी तो फिर आप सबमिट कर सकेंगे। तो जब जैसे ही ये ज़ीरो हो जाएगी तो उसके बाद ये आपका जो कंप्लीट प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। जैसे इसमें मैं अब इसमें एक्सपेंसेस लाइक डाल देता हूँ, जिसमें रेंट और ईच एंड एवरीथिंग मिला के मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो इन एक्सपेंसेस को मैं तकरीबन लिख देता हूँ एट्रीब्यूट्स में डाल के। जैसे कोई भी, अभी क्योंकि पहले ये होता था कि मिसलिनियस एक्सपेंसेस वगैरह का ऑप्शन आता था, अब वो नहीं है। तो मैं पूरे 30 लाख जो है ना इसमें लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगी 00। मैं ये एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, हर किसी ने अपने एक्सपेंसेस अपने मुताबिक लिखने हैं। तो जैसे ये 0 आ जाएगी तो फिर आप यहाँ से सेव करके इसको सबमिट कर सकते हैं अपने पिन के साथ। तो इस तरीके से आपने रिटर्न करनी है। दोस्तों होप सो आपको इसमें फ़ायदा मिला होगा, आपको इसमें रहनुमाई मिली होगी, और बाकी काफ़ी सारे लोगों को भी रहनुमाई चाहिए, तो इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और वो इस रिटर्न को आसानी से डेडलाइन से पहले सबमिट करवा सकें। तो अभी तक क्योंकि ये सबमिशन अलाउ नहीं की FBR ने, जैसे ही सबमिशन अलाउ होगी तो फिर हम इसको सबमिट कर सकेंगे। यहाँ से इसका प्रिंट
जो है वो भी आप ले सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रिंट में इसमें हमने क्या क्या ऐड ऑन किया है चीज़ें। तो इस तरीके से रिटर्न होगी, ये पूरा प्रोसेस आपको बता दिया गया है। मज़ीद इसमें इंशाल्लाह आपको बाकी चीज़ों के ऊपर भी अपडेट किया जाएगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।